श्री और सांची घर आ चुके थे, लेकिन जब से सांची घर आई थी तब से वो श्री से बात नहीं कर रही। वो घर आते ही अपने कमरे में मुंह फुलाकर बैठकर पढ़ रही थी। श्री जब देखती है कि सांची उससे बात नहीं कर रही है तो वह उसके पास बैठकर उससे कहती है, क्या हुआ तुझे? काफी देर से देख रही हो, जब से घर आई है तब से मुझसे बात ही नहीं कर रही है। क्या हुआ, सांचू नाराज हो अपनी दीदू से? श्री की बात सुनकर सांची अपना मुंह फेर कर उससे कहती है, नहीं नहीं, मैं आपसे नाराज क्यों होने लगी भला? आपने किया ही क्या है? मुझे बस कॉलेज में 2-3 घंटे वेट तो कराया बिना किसी मतलब के। सांची की बात सुनकर श्री मुस्कुराती है और उसके सर पर हाथ फेरकर उससे प्यार से कहती है, अच्छा तो यह वजह है मेरी सांची की नाराज होने की। लेकिन बेटा, जाना जरूरी था मेरा और मैं थोड़ी जानबूझकर लेट हुई थी। वह तो वहां परिस्थिति ऐसी हो गई कि मैं लेट हो गई। श्री की बात सुनकर सांची उसकी तरफ देखती है और उससे कहती है, ऐसी कैसी परिस्थिति हो गई थी जो आप अपनी सांचू को भूल ही गई? मैं कॉलेज में अकेली कितनी देर से बैठी है आपको पता है। सब घर जा चुके थे, मैं अकेली थी वहां। अगर वो प्रशांत नहीं आता तो पता नहीं और कितनी देर तक अकेले रहती। सांची के बात सुनकर श्री उसका हाथ पकड़ती है और उसे काका के घर जो कुछ हुआ वह बता देती है। उनकी बात सुनकर सांचू उसका हाथ पकड़कर उससे कहती है, सॉरी दीदू, मुझे पता नहीं था, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन आपने मुझे यह सब पहले क्यों नहीं बताया? और अब काका कैसे हैं? सांची की बात सुनकर श्री उसके गाल पर प्यार से हाथ रखकर उससे कहती है, कोई बात नहीं, सांचू और काका बिल्कुल ठीक है। मैंने उस आदमी को ऐसा सबक सिखाया है कि वह दोबारा काका को परेशान नहीं करेगा। श्री की बात सुनकर सांची मुस्कुराकर कहती है, अच्छा किया दीदू, मुझे पता था कि आप उसे अच्छा सबक सिखाया होगा। आखिर मेरी दीदू सबसे बेस्ट जो है। लेकिन दीदू, आपने उस आदमी को थप्पड़ मारा है, अगर उसने आपके साथ कुछ किया तो? सांची की बात सुनकर श्री खड़ी होती है और उससे कहती है, वो आदमी कुछ नहीं करेगा, क्योंकि ऐसे लोग सिर्फ धमकी देते हैं, कुछ करने की हिम्मत उनमें नहीं होती। और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आदमी क्या करेगा, वो जो भी करेगा मैं देख लूंगी। श्री की बात सुनकर सांची खड़ी होकर उसके पास जाती है और उसे पीछे से गले लगाकर उससे कहती है, देख लूंगी नहीं दीदू, देख लेंगे, मैं भी आपके साथ हूं। अगर अगली बार वो आपको मिले ना तो मुझे बताना, मैं उसको ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो दोबारा किसी को परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। सांची की बात सुनकर श्री अपना हाथ पीछे कर कर उसके गाल पर हाथ रखती है और उससे कहती है, हाँ हाँ जानती हूं, इसलिए तो मैं तुझे अपने साथ नहीं ले गई थी। मैंने तो उसे बस थप्पड़ मारा, अगर तू होती तो पता नहीं क्या करती, फिर मुझे उस आदमी को तुझसे बचाना पड़ता। श्री की बात सुनकर सांची उससे अलग होती है और चिढ़ते हुए उससे कहती है, क्या दीदू आप भी ना, आप मेरा मजाक उड़ा रही है? सांची की बात सुनकर श्री भोला सा चेहरा बनाकर उससे कहती है, अरे मैं होती कौन हूं कि मैं तेरा सांची मिश्रा का मजाक बना सके। श्री की बात सुनकर हंस देती है और उसके गले लग जाती है। प्रताप मेंशन। सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। डाइनिंग टेबल पर सब थे शिवाय पूनम जी और अभय के। थोड़ी देर बाद अभय अपने कमरे से बाहर आता है और डाइनिंग टेबल के पास खड़ा हो जाता है। अभय डाइनिंग टेबल के पास खड़ा होता है तो देखता है कि पूनम जी वहां नहीं थी। पूनम जी को वहां न देखकर अभय एक नौकरानी से पूछता है, मासा कहाँ है? अभय की बात सुनकर वो नौकरानी अपना सर झुकाकर उससे कहती है, वो हुकुम सा बड़ी मालकिन अपने कमरे में है, उन्होंने कहा है कि वो खाना नहीं खाएंगे। अभय उस नौकरानी की बात सुनकर थोड़ा हैरानी से उससे पूछता, क्यों, मासा ने दोपहर को क्या खाया था? अभय की बात सुनकर वो नौकरानी थोड़ा हिचकिचाते हुए उससे कहती है, जी जी हुकुम सा, बड़ी मालकिन ने दोपहर को कुछ नहीं खाया था, उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। जब हम उनके लिए खाना लेकर गए तो उन्होंने कहा था कि वो पहले आपसे बात करेंगी फिर ही खाना खाएंगी। अभय जब यह सुनता है कि पूनम जी ने सुबह से कुछ नहीं खाया है तो वह उस नौकरानी पर गुस्सा करते हुए उसे अपनी कड़क आवाज में कहता है, मानसा ने सुबह से खाना नहीं खाया है और ये बात तुमने मुझे बताई क्यों नहीं? अभय की गुस्से वाली आवाज सुनकर वो नौकरानी थोड़ी सी घबरा जाती है और उससे धीरे से कहती है,
वो हुकुम सा, बड़ी मालकिन ने हमसे मना किया था कि हम आपको कुछ न बताएं। उन्होंने कहा था कि अगर हमने आपको कुछ भी बताया तो वो हमें काम से निकल देंगी। उस नौकरानी की बात सुनकर अभय अपनी कड़क आवाज में उससे कहता है, नौकरी खोने के डर से तुमने मेरी मासा को पूरे दिन भूखा रहने दिया और मुझे बताया नहीं तो ठीक है। जिस नौकरी खोने के डर से तुमने यह सब किया वो नौकरी ही मैं तुमसे छीन लेता हूं। कल से काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। अभय की बात सुनकर वो नौकरानी रोने लगती है। अभय की बात सुनकर वो नौकरानी रोते हुए उससे कहती है, नहीं हुकुम सा, ऐसा मत करिए हमसे, हमारा काम मत छीनिए, ये काम हमारे लिए बहुत जरूरी है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। अभय उस नौकरानी की बात पर ध्यान नहीं देता है और पूनम जी के कमरे की तरफ चल देता है। अभय के जाने के बाद वो नौकरानी वहीं खड़े होकर रोने लगती है। उस नौकरानी को रोता देख संध्या उसके पास आती है और उसे पकड़कर उससे कहती है, आप रोइए मत, इस वक्त भाई सा गुस्से में है इसलिए ये सब कह रहे हैं। आप अभी घर जाइए, मैं मासा से बात करूंगी, वो भाई सा को समझाएंगे। संध्या की बात सुनकर वो नौकरानी अपने हाथ से अपनी आंसू पोंछकर वहां से चली जाती है। उस नौकरानी के जाने के बाद आरव संध्या के पास आता है और उससे कहता है, तुमने उसे समझा तो दिया लेकिन तुम्हें लगता है कि भाई सा इसे दोबारा देखेंगे तो इसके साथ कुछ नहीं करेंगे? तुम्हें तो शुक्र मनाना चाहिए कि भाई सा ने सिर्फ उसे नौकरी से निकाला है, वरना जो उसने किया है उसके लिए भाई सा उसकी जान भी ले सकते थे। ये कहकर आरव भी पूनम जी के कमरे की तरफ चला जाता है। पूनम जी का कमरा। पूनम जी अपने बिस्तर पर बैठी हुई अपने दोस्त की और अपनी बचपन की फोटो देख रही थी। पूनम जी फोटो को देख ही रही थी कि तभी अभय उनके कमरे में आता है। अभय को देखकर पूनम जी अपना मुंह फेर लेती है और बिस्तर से उठकर दूसरी साइड बैठ जाती है। अभय पूनम जी के मुंह फेरने से उनके पास जाकर उसके बगल में बैठ जाता है और उनके कंधे पर हाथ रखकर उनसे कहता है, मासा, ये क्या बचपना है, आपने सुबह से खाना क्यों नहीं खाया? अगर आपकी तबीयत खराब हो गई तो? अभय की बात सुनकर पूनम जी उसका हाथ अपने कंधे से हटाते हुए उससे कहती हैं, आपको क्या फर्क पड़ता है? हमारे खाना ना खाने से आपको तो सिर्फ अपने मन की करनी है। आपको हमारी इच्छा से, हमारी तबीयत से क्या फर्क पड़ता है? पूनम जी की बात सुनकर अभय पूनम जी के कंधे पर फिर से हाथ रखकर उनसे कहता है, बूढ़ी फर्क पड़ता है मासा, क्यों नहीं फर्क पड़गा? आप अच्छे से जानती हैं कि मेरे लिए सबसे पहले आप हैं, उसके बाद फिर कोई और। अभय की बात सुनकर पूनम जी उसकी तरफ देखती है और उससे कहती हैं, अगर सबसे पहले हम हैं तो हमारी बात क्यों नहीं मान लेते? क्यों नहीं कर लेते शादी? पूनम जी की बात सुनकर अभय सामने देखते हुए उनसे कहता है, मासा, आप फिर से शादी का टॉपिक लेकर बैठ गई। मैंने कहा ना कि मुझे शादी नहीं करनी, मुझे नफरत है लड़कियों से और ना ही मुझे भरोसा है उन पर जरा सा भी। अभय की बात सुनकर पूनम जी उसके हाथ पर हाथ रखती है और उसे समझाते हुए उससे कहती है, लड़कियों पर भरोसा नहीं है अभय, लेकिन आपकी मासा पर तो है। अपनी मासा के भरोसे पर भरोसा करके देख लीजिए। क्या आपको लगता है कि हम आपकी शादी किसी गलत लड़की से कराएंगे? एक बार हमारी बात पर भरोसा करके देख लीजिए, उस लड़की से मिल लीजिए, बहुत अच्छी है, हम मिले हैं उससे। पूनम जी की बात सुनकर अभय उनका हाथ अपने हाथ से हटाता है और बिस्तर से खड़े होकर उसे कहता है, प्लीज मासा, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। प्लीज इस बारे में दोबारा मुझसे कुछ मत कहिएगा, क्योंकि मैं शादी नहीं करूंगा। वाह! अभय की बात सुनकर पूनम जी अपना मुंह फेरकर उससे गुस्से से कहते हैं, ठीक है, आपको जो करना है करिए, लेकिन हमसे भी अब आप कुछ नहीं पूछेंगे। आपके मन में जो आता है वह करिए और हमारे मन में जो आता है हम वो करेंगे। पूनम जी की बात सुनकर अभय अपने माथे पर हाथ रखता है और अपने गुस्से को शांत कर कर उनके पास बैठकर उनसे कहता है, मासा, प्लीज छोड़ दीजिए ये बचपना। अभय की बात सुनकर पूनम जी उसकी तरफ देखकर उसे कहती हैं, बचपना आप कर रहे हैं अभय, हम नहीं। अतीत को पकड़कर बैठने से वो सिर्फ आपको तकलीफ देता है और कुछ नहीं। इसीलिए हमारी बात मान लीजिए और अपने अतीत से बाहर निकलिए।
पूनम जी की बात सुनकर अभय कुछ नहीं कहता है, वो बस उन्हें देखता रहता है। अभय को शांत देखकर पूनम जी उसका हाथ पकड़कर उससे कहती हैं, अभय प्लीज हमारी बात समझिए, अपने लिए नहीं तो अपनी मासा के लिए मान जाइए प्लीज। अभय पूनम जी की बात सुनकर कुछ सोचता है और उनसे कहता है, ठीक है मासा, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे, लेकिन सिर्फ आपके लिए। चलिए अब खाना खा लीजिए। अभय बात सुनकर पूनम जी खुश हो जाती है, लेकिन फिर कुछ सोचकर उससे कहती हैं, एक मिनट, लेकिन क्या आप सच कह रहे हैं? कहीं हमारे खाना खाने के बाद आप अपनी बात से पलट गए तो? पूनम जी की बात सुनकर वो उनकी तरफ देखता है और उनसे कहता है, नहीं मासा, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। उसकी बात सुनकर पूनम जी अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं और उससे कहते हैं, पहले वादा कीजिए आप कि जिस लड़की से हम आपको मिलवाएंगे आप उस लड़की से शादी करेंगे और हमारी दोस्त से किए हुए हमारे वादे को पूरा करेंगे। पूनम जी की बात सुनकर अभय पूनम जी के हाथ पर हाथ रखता है और उनसे कहता है, मैं वादा करता हूं कि आपकी पसंद की हूं ये लड़की से मैं शादी करूंगा और चाहे कुछ भी हो जाए ये मैं उससे शादी करूंगा और उसे इस घर की बहू बनाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। पूनम जी अभय की बात सुनकर मुस्कुरा देती है और उसके गले लग जाती है। क्या होने वाला है अब श्री और अभय की जिंदगी में, और कौन है पूनम जी की दोस्त और कौन है वह लड़की जिसकी शादी पूनम जी अभय से कराना चाहते हैं? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का नेक्स्ट चैप्टर। हॉल में बैठी थी श्री की मां नीलम जी।